नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने दो बैलों की कथा वीडियो का इसका एक वीडियो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों, मैं इसमें जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ। मैंने जल्दी में बोल दिया था कि इस महान कथा शिल्पी का जन्म वाराणसी ज़िले के लम्ही ग्राम में हुआ था। मैंने उसमें 1980 बोल दिया था बच्चों, लेकिन इनका जन्म लम्ही ग्राम में, वाराणसी ज़िले के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। सॉरी बच्चों, ये जल्दी में मैंने गलत बोल दिया था। ये 1880 में जन्म हुआ था इस महान कथा शिल्पी का। तो हम अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला रहा है। जब बच्चों हीरा और मोती वहाँ से भागकर मटर के खेत में मटर खा रहे थे ना, हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पर हीरा और मोती कहते रहे कि क्या कोई सांड आ रहा है मस्ती से। हाँ सांड ही है। फिर वो कहते हैं हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे, मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है, यानी कि पूरा तगड़ा है, भारी। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। तो वो कहते हैं कि हम तो खाना भी नहीं मिला है, हम तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अगर हम उससे भिड़ेंगे तो लगता है ये मार ही देगा। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। तो बच्चों वे दोनों कहते हैं कि अगर हम नहीं भिड़ेंगे तो भी हमें यही मार देगा, इसलिए लड़ना ही ठीक है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। वो कहते हैं रे इसकी तो भयंकर सूरत है, तो बहुत हाथी की तरह बहुत भारी है और बहुत ही बुरी तरह से मारेगा। मैं मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती बोला रे हम तो बहुत बुरे फंस गए। एक तो वहाँ से जान बचाई है, अभी सांड के यहाँ फंस गए। जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती कहता है हीरा से, हीरा कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे हमारी जान बच जाए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनीत से न सुनेगा, भाग क्यों न चले। हीरा कहता है कि ये तो अपने घमंड में है ना, पागल हो रहा है। अगर हम इससे आराम से प्रार्थना करेंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा, इससे अच्छा तो हम भाग ही चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती कहता है कि अगर नहीं भागना है तो फिर यहीं मर जाओ, मैं तो भागने में सोचता हूँ अच्छा है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। वो कहते हैं कि अगर ये हमारे को दौड़ाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। कहता है कि और तो फिर उसके बाद कोई उपाय है नहीं। अगर ये हमारे पीछे भागेगा तो हम दोनों को मिलकर इसके ऊपर जो धावा बोल देना चाहिए, मतलब इसका सामना करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, ठीक है। हीरा मोती क्या करते हैं बच्चों, दोनों प्लान बनाते हैं कि हमने नहीं इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। रगेदे का मतलब होता है बच्चों भगाना या खदेड़ना, यानी कि एक तरफ से तो मैं इसको खदेड़ूंगा, भगाऊंगा, और दूसरी तरफ से तुम भगाना। और तो इसके सिवाय और तो कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। तो दोहरी मार पड़ेगी। कहते हैं कि जब हम दोनों तरफ से इसको मारेंगे ना तो दोहरी मार पड़ेगी, यानी इसको दुगनी मार पड़ेगी। तो भाग खड़ा होगा तो ये शायद ही भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। फिर हीरा मोती करते हैं कि अगर एक की तरफ आएगा ना तो दूसरी तरफ से दूसरा उसको पेट में सिंग मारेगा। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। वो कहता है कि इससे साथ लड़ना है ना, जान को जोखिम में डालना है, लेकिन इसके सिवाय और कोई उपाय भी तो नहीं है, ठीक है बच्चों। दोनों तैयार हो गए मिलकर, एकता में बल है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, यानी कि अपनी जान तो हथेलियों पर डरे हुए तो थे, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटा के दोनों सांड की तरफ भागे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, यानी कि अनुभव नहीं था। सांड भी हमेशा अकेले से ही लड़ता था। सांड को भी पता नहीं था कि जब दो मित्र मिलकर इकट्ठा धावा बोलेंगे तो मैं कैसे जीत पाऊंगा। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध होता है बच्चों कुश्ती, वो तो केवल एक ही सांड से ही लड़ने का आदी था, कुश्ती करने का। दो से इकट्ठे वो कुश्ती करने का आदी नहीं था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया।
सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, यानी कि रगेदा क्या बताया मैंने अभी आपको, बताओ, खदेड़ना या भगाना। ठीक है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, यानी कि पहले ही प्लान करके चले थे ये, इसलिए इतना आसान भी नहीं था सांड को इनको गिराना। उसे वह अवसर न देते थे, यानी कि उन्होंने पहले ही प्लान किया था कि इसको अवसर नहीं देना है, दोनों को कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से ऐसे इसको घुमा घुमा के पीटना है। एक बार सांड ललकार कर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया। अब क्या था बच्चों, अब तो उनमें जान आ गई, क्योंकि सांड डर गया था, इसलिए फिर तो वे काफ़ी दूर तक उसके पीछे भागे, उसको बुरी तरह से पछाड़ दिया, भगा दिया। यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, यानी कि वो बिल्कुल हाफ गया और ऐसे ही घबरा गया और वो भाग गया और गिर गया। अब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब बोले वे कि अब तो ये बहुत कमज़ोर हो गया, डर गया है, और अब तो इसको छोड़ दो और मारना ठीक नहीं। और फिर वे दोनों वापस आ गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब तो उनको बच्चों खूब खुशी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों ने विजय प्राप्त की है। उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर हमला किया तो सांड को हरा दिया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती तो है ही विद्रोही, थोड़ा डरने वाला नहीं है, लेकिन हीरा जो है समझदार था। उसने कहा कि मेरा मन कर रहा था कि इसको जो है बच्चा, अब उसको बच्चा बोल रहा है, पहले उसको हाथी बोल रहा था देखो, और अब क्या कह रहा है उसको बच्चा, इस बच्चे को मार ही डालूं। लेकिन हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा कहता है, वो समझदार है, वो कहता है नहीं, अगर कोई बैरी है ना और गिरा हुआ है हमारे सामने कमज़ोर है तो उस पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। मोती कहता है ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती कहता है नहीं, बैरी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, बुरी तरह से पीटना चाहिए। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। अब दोनों सोचते हैं कि उसको तो भगा दिया सांड को तो, लेकिन अब घर कैसे पहुँचे, पहले कुछ खा लें तो सोचे, क्योंकि बच्चों उन्होंने काफ़ी उनके साथ द्वंद्व युद्ध किया, कुश्ती की है, तो अब फिर भूख लगे तो कहते हैं कि पहले हम कुछ खा लें, बाद में सोचते हैं कि अब क्या करना है, कैसे घर पहुंचना है। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, यानी कि उसके किनारे पर था खेत के, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके सींचे हुए मतलब खेत में पानी दिया हुआ था, इसलिए वहाँ पर मिट्टी गिल्ली थी और वो मोती वहाँ पर फंस गया। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर मतलब उसके पैर जो है कीचड़ में धंस गए, क्योंकि खेत क्या था बच्चों, गीला था। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। हीरा तो भाग गया था, लेकिन उसने सोचा मोती को पकड़ लिया, इसलिए वो भी वापस आ गया, लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। हीरा कहता नहीं, एक को नहीं भाग सकते, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे और जाएंगे तो दोनों जाएंगे। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिए गए। बच्चों कांजी हौस क्या होता है? जहाँ लावारिश पशुओं को बंदी गृह होता है, लावारिश पशुओं को बांध कर रखा जाता है, उसको बोलते हैं कांजी हौस। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, ठीक है, और खाने को एक दिन का भी न मिला। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन ही बीत गया और कुछ न मिला खाने को। समझ ही न आता था कि कैसा स्वामी है। वो जो कांजी हौस था ना बच्चों, वहाँ पूरा दिन बंधा रहा, और वो गया तो कुछ देता भी था खाने को, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ का तो स्वामी पता ना कैसे है, पूरा दिन से हम यहाँ बंधे हुए हैं और हमें यहाँ कुछ खाने को ही नहीं मिला, पता नहीं हमारा कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, क्योंकि वो रूखा सूखा तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था, क्योंकि वे तो लावारिस थे, तो उनको मालिक को लगाव थोड़ी ना होगा, अपने पशुओं से लगाव होता है, लेकिन वो तो लावारिस थे ना, तो उन्होंने कोई लगाव ना था उनसे।
सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था तो वो मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। जैसे हमें भी खाना नहीं मिलता तो हमारे शरीर में जान नहीं होती ना, ऐसे उनमें जान नहीं थी और मुर्दों की तरह बिल्कुल मरे हुए की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे बच्चों कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक यानी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते थे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। अब जो कच्ची दीवार थी ना बच्चों, उसकी मिट्टी जो है नमकीन थी, ठीक है, तो उन्होंने उसको ही चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति होती, यानी क्या उससे क्या भूख मरती? बिल्कुल भी नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। हीरा तो बहुत सहनशील था ना बच्चों, लेकिन जब उसको दिन में कुछ खाने को नहीं मिला और रात को भी नहीं मिला तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती से कहने लगा, हीरा भी विद्रोह कर बैठा। वो बोला, भैया अब नहीं रहा जाता, अब तो मैंने ना दिन में कुछ खाया ना रात को, अब तो बस मरने वाली हालत हो रही है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। मोती को तो वैसे भी भूख ज़्यादा लगती थी। मोती बोला, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। हीरा कहता है कि भाई इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती कहता है कि मैं तो अब भूखा मर रहा हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे कि हम तो इतनी ताकत के कारण ही हम अकड़ते थे, वही सारी ताकत हमारी निकल गई, सारी अकड़ निकल गई हमारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ मतलब एक टुकड़ा सा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। जब थोड़ी सी अगर दीवार गिरी, थोड़ी सी सफलता मिले तो साहस बढ़ता है ना बच्चों, तो उसका भी साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, मतलब कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। मोती बोला, तूने इतनी मार खाई क्या मिला? हीरा बोला, कोई बात नहीं, जितना हो सकता था उतना तो मैंने दीवार गिराया ही है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। वो कहता है कि अब तेरे को रस्सियों से बांध दिया, अब क्या फ़ायदा हुआ? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। हीरा कहता है कि चाहे मुझे कितने ही बंधनों से बांध दे, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती है तो कितनी जानें बच जाएंगी। वो कहता है कि मुझे अपनी नहीं सोच रहा, अगर ये दीवार तोड़ दूंगा तो ये मरने वाले हैं ना, ये भी सब बच जाएंगे। इतने भाई कहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं, 2-4 दिन यहाँ अगर और रहे तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती कहता है, अब चलो दोनों मिलकर लगाते हैं। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। हिम्मत तो बढ़नी ही थी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मतलब जैसे उसने सांड से युद्ध किया था ना, ऐसे ही सोचा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार पड़ गई। अब पूरी और हिम्मत आई और जल्दी जल्दी से दीवार को गिरा दिया। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, क्योंकि उनको तो सोच रहे थे कि अब तो हम मरेंगे, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद जाग गई और वे भी खड़े हो गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसे भी खिस गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि गधा बेचारा थोड़ा सा लेजी सा होता है ना, इसलिए वो खड़ा था। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। वो आलसी से थोड़े से बोले, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें कि न भागें,
और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। वो कहता है कि अगर मैं कहीं बच गया तो शायद कहीं मिल जाएं, इसलिए मोती से कहता है, मोती तू भाग जा, मैं तो यहीं रहूँगा। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? मोती बोला, हीरा, हम साथ रहे हैं, हर दुख दर्द साथ सहे हैं, भूखे रहे हैं, और फिर भी तुम क्या मुझे इतना ही समझ पाए हो कि मैं इतना स्वार्थी हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी जान बचा लूँगा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग कैसे हो जाऊँगा? हीरा ने कहा, हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने कहा, तुम्हें बहुत मार पड़ेगी? क्यों? लोग समझेंगे कि यह तुम्हारी शरारत है, क्योंकि हीरा को तो रस्सियों से बांध रखा था ना, और मोती खुला हुआ था। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसी के लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। वो तो हीरा के पास। भोर होते यानी कि सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों के कैसे खलबली मची। सभी कर्मचारियों में खलबली मच गई, क्योंकि सब भाग गए थे। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, कैसी, अब लेखक कहता है कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि कैसी खलबली मच गई, क्योंकि वो आप समझते ही होंगे। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। अब देखो बच्चों, 1 हफ्ते तक उनको कुछ खाने को नहीं मिला। किसी ने चारे का एक तृण मतलब एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था ताकि ये मरे ना। यही उनका आधार था, मतलब जीने का यही एक जरिया था। दोनों इतने ही दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ मतलब बच्चों हड्डियाँ। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि बच्चों अब तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे ना, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिला, इसलिए कोई भी उनको खरीदना नहीं चाहता था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, तो उनको किसी ने नहीं खरीदा। सहसा एक दड़ियल आदमी, दड़ियल यानी कि डरावना सा, और वो आया, और जिसकी आंखें लाल थी और मुर्दा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, यानी कि दोनों बैल थे ना बच्चों, उनको देखकर मन ही मन में बहुत डर गए। ये तो दड़ियल आदमी, डरावना आदमी बड़ा ही भयंकर है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय पर उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी कि गीले नेत्रों से, आंखों में आंसू तो आ गए उनके डर के मारे, देखा और फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। वो कहता है कि हीरा कहता है कि गया के घर से तो हम भाग लिए थे, लेकिन अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्या दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे? अब भी वे बेचारे सोच रहे हैं कि क्या भगवान अब कुछ नहीं मदद करेंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब कहता है कि ये ना कसाई है, जरूर छुरी चलाएगा हमारे ऊपर, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ काम तो आएंगे, चलो अब मरना है तो कर, कोई बात नहीं। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। चल तो रहे थे, अपने मन को तो समझा लिया, लेकिन वे अंदर से बिल्कुल डर रहे थे, काँप रहे थे। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाती तो जोर जोर से वो डंडे मारने लग जाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया।
कि एक रेवड़ होता है बच्चों झुंड, यानी कि गायों और बैलों का एक झुंड जो है हरे हरे खेतों में जो है चर रहा था, वो घास खा रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे क्योंकि वे तो अपने झुंड में थे, सभी खुश थे। चिकने चप्पल उनको मतलब उनकी खूब सेवा पानी हो रही थी, तो वे जैसे हीरा मोती पहले थे ना, ऐसे बिल्कुल वे भी स्वस्थ थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को भी चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, यानी कि उनको कोई बांध कर ले जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि इनको तो कोई चिंता नहीं कि हम भी इनके भाई बंधु हैं। सहसा उनको ऐसा मालूम हुआ है कि ये रास्ता तो परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, यानी कि हर पल उनकी चाल जो है तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई बच्चों। जब हम ऐसे कोई परिचित जगह पर पहुंचते तो हमें भी अच्छा लगता है ना। और वो कहते हाँ ये लो, हमारा अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं, वो कहते हैं अरे हाँ ये तो वही कुआं है जिस पर हम आया करते थे, और जो है हमने ही तो यहाँ पर पानी निकालते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, मतलब नज़दीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, अब तो घर भागता हूँ, यह जाने देगा। वो कहता है कि ये दड़ियल आदमी, ये डरावना आदमी जाने देगा जो हमें खरीद कर लाया है, इसे मैं मार गिराता हूँ। मोती कहता है इसको तो मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो। थान होता है बच्चों जहाँ पशुओं को बांधते हैं, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलने करते हुए घर की ओर दौड़े। अब बच्चों उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी दोनों भाग निकले। वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ चला आया क्योंकि उसने तो पैसे दे रखे थे, खरीद रखा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, मतलब धूप सेक रहा था, द्वार पर बैठा अपने गेट पर। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा क्योंकि वो तो उसकी जान थी। उन बैलों में तो जान बसती थी, बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने दोनों को बहुत ध्यान से देखा और फिर भागकर उनको प्यार करने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? दड़ियल कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो मवेशी खाने से नीलामी में लेके आया हूँ, मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। अब वो कहता है कि ये मुझे नहीं लगता कि तू कहीं से खरीद के लाया है, तू तो चुरा के लाया है। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अब झुरी कहता है कि मैंने बेचा थोड़ी ना जो तू खरीद लाया है। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार? अख्तियार होता है बेटा हक, कि उसको क्या अधिकार है, अख्तियार होता अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। झूरी कहता है कि मैं थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। वो कहता है कि देखिए मेरे घर के दरवाजे पर खड़े हैं, इसका ये सबूत है क्योंकि ये मेरे बैल है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। अब तो हीरा मोती में दोनों में जान आ गई थी क्योंकि उनका मालिक जो उनसे इतना प्यार करता था सामने खड़ा था, तो मोती ने उनको भगा दिया। दड़ियल का रास्ता देख रहा भाग रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंस रहे थे क्योंकि बच्चों पूरे गांव में तो वो था ना कि ये तो बहुत प्यार करते हैं, है ना, झूरी से, और ये इनकी दोस्ती की पूरी मिसाल थी गांव में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी समझ आई और कैसी लगी? अब बच्चों हम इसके क्वेश्चन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनके बहुत अच्छी तरह से आंसर दोगे। आप मेरा एक क्वेश्चन सुन के फिर आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर अपने मन में सोच सकते हो, और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, उसके साथ आप मिला सकते हो, और इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर भी दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और अब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो उसको भी आप समझ सकते हो। और मैं उम्मीद करूंगी आपको ये चैप्टर अब अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो
तो इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे यह पता चल सके कि वहाँ कैद किए गए सभी पशु उपस्थित हैं, उनमें से कोई पशु भागा या मरा तो नहीं है, इसलिए बच्चों उनकी रोज़ हाजिरी ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्यों प्रेम उमड़ पड़ा। ठीक है, तो छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, बैल दिन भर जोते जाते थे और उन्हें डंडे भी मारे जाते थे, उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था। बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को उन पर दया आ गई थी, उसे लगा कि बैलों के साथ भी उसके समान ही सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति बच्चों प्रेम उमड़ रहा था। वह रात को उन्हें रोज़ देती थी ना एक एक रोटियाँ, तो वह रोज़ उनको एक एक रोटी भी खिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। हीरा और मोती नामक बैल अपने स्वामी जूरी से बहुत प्रेम करते थे, जी जान से उसके लिए काम करते थे, परंतु जूरी के साले गया के घर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि वहाँ जाकर चारा भी नहीं खाते और रात होने पर रस्सी तुड़ाकर वापस जूरी के घर आ जाते हैं। उन्हें फिर गया के घर आना पड़ता है, तो इसे ही अपनी नियति मानकर वे कहते हैं कि बैल का जन्म लिया है तो मारे से कहाँ तक बचना है, यानी कि जो गया मार रहा था ना, वो कहता है कि उससे हम कहाँ तक बचेंगे। वे अपनी जाति के धर्म को निभाते हुए बदले में मनुष्यों को नहीं मारते, कांजी हौस में मित्रता निभाते हैं तथा मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं। दड़ियल द्वारा खरीदे जाने पर भी वे दोनों जो हैं उसके साथ जाते हैं और फिर वो अपने स्वामी तक पहुंच जाते हैं और अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को सीधा, सहनशील, आक्रोशी, सुख दुख के संभाव से रहने वाला प्राणी बताते हुए उसे ऋषियों मुनियों के सद्गुणों से युक्त बताया है। वे उसे एक सीधा साधा पशु बताते हैं जिसके चेहरे पर बच्चों कभी भी असंतोष की छाया तक नहीं दिखाई देती और वह रूखा सूखा खाकर भी संतुष्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। बहुत दिनों के साथ साथ रहते थे ना बच्चों दोनों, हीरा और मोती, तो उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बातें समझ लेते थे, आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक के साथ में ही नाद में मुंह डालकर खाते थे और एक साथ ही हटाते थे। हल या गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों का यह प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उनकी गर्दन पर रहे, यानी एक दूसरे को का वजन वो सहते थे। गया के घर से दोनों मिलकर भागे, गया के घर दोनों ही भूखे रहे, सांड को दोनों ने मिलकर पीटा। मटर के खेत में मोती जब कीचड़ में धंस गया तो हीरा स्वयं ही रखवालों के पास आ गया था ना बच्चों, जिससे दोनों को एक साथ सजा मिली। तो इससे हीरा मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने बच्चों हीरा के इस कथन के माध्यम से इस ओर संकेत किया है कि हमारे समाज में स्त्री को सदा प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि उसका विरोध किया जाता है, उस पर जो है गुस्सा निकाला जाता है, उसे पुरुष की दासी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे सब प्रकार से मारने पीटने का अधिकार पुरुष के पास होता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये समाज में माना जाता है। अब नहीं है, पहले ज़्यादा होता था। उसे पुरुष की इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है, स्त्री को सदा पुरुष पर आश्रित रहना पड़ता है। तो बच्चों आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर इसके समझ आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। थैंक यू।